नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, सत्य की निरंतर खोज करना ही विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लिए कई बड़े फैसले। सहकारिता विभाग में अटैचमेंट पाने वाले कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। मंत्री धन सिंह रावत ने निरस्त किए सभी अटैचमेंट, मूल तैनाती पर जाएंगे सभी कर्मी। दायित्वधारियों के लिए जल्द खुलेगा धामी सरकार का पिटारा। इंतजार में टकटकी लगाए बैठे कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता। और सरकारी राशन के लिए अब नहीं दुकानों के काटने पड़ेंगे चक्कर। देहरादून में खुला पहला फूड ग्रेन एटीएम, पात्र लोग आसानी से निकाल सकेंगे अपने हिस्से का राशन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का फोकस उत्तराखंड को 2025 तक भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराना है और उसी प्लानिंग के तहत कार्य भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य संपत्ति विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्च में ज्यादा आउटपुट मिले। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने के साथ ही तालमेल बनाकर काम करने के लिए भी कहा है। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सत्यता की निरंतर खोज ही विज्ञान है। पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान देने का काम भारत भूमि करती आई है। सीएम धामी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से संकट के समय में स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई, उससे भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चलाया, जिस कारण आज पूरी दुनिया भारत देश का लोहा मान रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 25वें साल में भारत के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना ही हमारा संकल्प है। हमारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर, चाहे आपदा प्रबंधन हो, अन्य स्थान हो, हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के रास्ते हों, उन सभी पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होगा और इस मंथन से ज्ञान रूपी अमृत निकलेगा, जो हमारे सबके लिए जो है एक ऊर्जा का, उत्साह का और ज्ञान का भंडार होगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर सहकारिता विभाग में अटैचमेंट पाने वाले कार्मिकों को बड़ा झटका लगा है। सहकारिता विभाग ने सभी अटैचमेंट को खत्म कर दिया है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कोरोना की वजह से 2 साल ट्रांसफर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस साल ट्रांसफर होने से पहले अटैचमेंट को खत्म किया जाएगा, ताकि कार्मिकों की सही स्थिति का मूल्यांकन हो और कहां पर रिक्तियां हैं उन्हें भरा जा सके। अभी तक विभागों में अटैचमेंट इसलिए किए गए थे कि कई बार कहीं कार्मिकों की कमी रहती है, कई बार कोई दिक्कत रहती है, लेकिन अब चूंकि वार्षिक ट्रांसफर अभी होने हैं तो उससे रिक्ति का एकदम पता चल जाएगा कि कितनी रिक्तियां कहाँ हैं और उस हिसाब से पारदर्शी ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं। और चूंकि 2 साल कोरोना के कारण ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने कहा है कि एक्ट के अनुसार और जो लोग सुगम में हैं वो दुर्गम जाएंगे और जो लोग दुर्गम में वो सुगम में आएंगे। तो मुझे लगता है कि जल्दी अब ट्रांसफर का सीजन आ गया है, तो इसलिए अटैचमेंट खत्म किए गए। पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं के लिए धामी सरकार किसी भी समय अपना पिटारा दायित्व के रूप में खोल सकती है, जिसको लेकर होमवर्क शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को सरकार में दायित्व दिए जाने के बाद सुगबुगाहट और तेज हो गई है। वहीं प्रभारी मंत्रियों को दायित्व दिए जाने के बाद भी कयास तेज हो गए हैं कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी दायित्वधारियों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत, बजट सेशन के संपन्न होने के बाद और मंत्रियों को प्रभारी जिलों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद अब सरकार में कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने की बात सामने आ रही है।
मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी को वन विकास निगम का दायित्व दिया जा चुका है। इसके बाद अब कार्यकर्ताओं में अपने अपने दायित्व को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि धामी सरकार किसी भी समय अपना पिटारा खोल सकती है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल का भी यही कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ी मेहनत कर सरकार लाने का काम किया है, उनको दायित्व से नवाजा जाना चाहिए। निश्चित रूप से इच्छा तो पहले से थी, लेकिन अब चूंकि जिला योजना की बैठकें होनी बहुत जरूरी है, कुछ इस प्रकार के इश्यूज हैं जिनको हमें बैठकें बहुत जल्द करनी है, तो उन्होंने मेरे से जुलाई फर्स्ट वीक का टाइम मांगा है। क्योंकि जो एजेंडा है, जो नोटिस लोगों को जाने हैं बैठक के संबंधित, उसमें लगभग 10-15 दिन का समय लगता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 6 या 7 जुलाई को टिहरी का मैं अपना जिला योजना की बैठक लूँगा और तदुपरांत फिर उत्तरकाशी का। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी दे दी है और जो भी विकास के काम हैं वो अब और तेज़ गति से हो जाएंगे। मैं भी खुद 27 और 28 तारीख को अल्मोड़ा ज़िले में जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं चमोली ज़िले में जाने वाला हूँ। सूत्रों की माने तो हर विधानसभा में एक या फिर जिले में 3 से 4 निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सरकार दायित्व से नवाज सकती है। सरकार स्तर पर भी और संगठन स्तर पर भी इस पर मंथन चल रहा है। अन्य स्रोत हैं, उनके माध्यम से भी इस पर जानकारियां जुटाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय हो जाएगा और क्रमशः जो जिससे कि सरकार के विकास कार्यों को और गति मिल सके, इसमें योग्य अनुभवी युवा महिलाओं को, और मुझे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सभी तरह के कार्यकर्ताओं का इसमें समावेश होने वाला है। प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही दायित्वधारियों को लेकर भी धामी सरकार फैसला कर सकती है। विधानसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता रहेगी, तो वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी गुणा भाग किया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब मंत्री जिलों में जाकर जिला योजना समेत तमाम बैठक कर सकेंगे, जिससे विकास की गति को जो है वो बल मिलेगा। तो मुझे उत्तरकाशी और टिहरी का जिम्मा मिला है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 6 या 7 जुलाई को टिहरी का मैं अपना जिला योजना की बैठक लूँगा और तदुपरांत फिर उत्तरकाशी का। तो लगभग क्योंकि टिहरी उत्तरकाशी एक ही दिशा में है, तो मेरे लिए और अच्छा है कि एक बार यहाँ फिर अगले बार वहाँ, इस प्रकार से हम लोग उसका दौरा भी करेंगे और वहाँ की जो जानकारी है वो लेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि आज तक किसी भी मंत्री ने मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये मंत्री अपने कार्यों को गंभीरता से लेते तो प्रदेश का ये हाल ना होता। आज लगभग जब 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तो धामी सरकार ने निर्णय लिया है मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाकर नियुक्ति देने की। लेकिन आज तक जो परिपाटी हमने देखी है कि मंत्री ना तो मुख्यमंत्रियों की सुनते आए हैं, ना अपनी भूमिका को गंभीरता से लेते आए हैं। यदि लेते होते तो आज जिलों का ये हाल ना होता कि जिला योजना का जो पैसा है वो वैसे ही पड़ा है, जिला योजनाओं में खर्च नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये भविष्य की गर्व में है कि ये मंत्री कितनी मुख्यमंत्री की सुनेंगे या इन नियुक्तियों को गंभीरता से लेंगे। गुजरात में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 24 और 25 जून को सभी राज्यों के खेल मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने जा रही उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव तैयार भी किए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के बजट का प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसे वे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपेंगी। देखिए, गुजरात का कार्यक्रम 24 और 25 का प्रस्तावित है और केंद्रीय मंत्रालय के हमारे मंत्री
श्री अनुराग ठाकुर जी ने सभी खेल मंत्रियों को जो विभिन्न प्रदेशों में हैं उनको आमंत्रित कर रखा है। और इसके अतिरिक्त चूंकि उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है, तो उसको लेके भी हम उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के सामने जो है ये विषय रखना और इस संदर्भित जो है बजट का आग्रह करना, ये भी प्रस्ताव हमारी ओर से तैयार हो रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जल्द होने हैं और इससे पहले पक्ष विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। नामों की घोषणा के बाद महिला उम्मीदवार के तौर पर भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को चुना, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा के नाम की पेशकश की। सिन्हा के नाम पर विपक्ष की भी हामी है, लेकिन चर्चा फर्श से अर्श की मिसाल द्रौपदी की हो रही है। क्यों? आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए जल्द चुनाव है। पक्ष विपक्ष ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। घोषणा में आया मुर्मू का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्श से अर्श तक की मिसाल कायम करने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून सन 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। पिता का नाम बिरंजी नारायण टुड है। द्रौपदी की शादी शांतरण मुर्मू से हुई। 3 बच्चे। खुशहाल जिंदगी के सफर में पहले पति का साथ छूटा और कुछ वक्त बाद दोनों बेटों को भी खो दिया। बेटी इतिश्री के साथ वक्त के हर दौर को देखा, बुरे वक्त से हार नहीं मानी। द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा की अहमियत को समझते हुए भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उड़ीसा सरकार में सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की। बाद में उन्होंने रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बतौर शिक्षक के तौर पर काम किया। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से ही बतौर पार्षद के तौर पर हुई। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष, साथ ही भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य की जिम्मेदारी भी मुर्मू ने बखूबी निभाई। अपनी मेहनत से जनता का समर्थन हासिल करने वाली द्रौपदी साल 2000 से 2009 तक रायरंगपुर सीट का नेतृत्व करते हुए विधायक के तौर पर नजर आई हैं। साल 2020 से 2004 तक उड़ीसा के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार ने वाणिज्य, परिवहन, बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग की मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी को सौंपा। साल 2015 में द्रौपदी झारखंड की नवी राज्यपाल बन गई और 12 जुलाई साल 2021 तक मुर्मू का कार्यकाल बतौर राज्यपाल के तौर पर रहा है। 8 जुलाई को होने जा रहा राष्ट्रपति पद का चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि नतीजे 21 जुलाई को आने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही पक्ष की जीत तय मानी जा रही है। आदिवासी समाज के साथ अनुसूचित जनजाति का समर्थन हासिल करने के लिए जहां भाजपा ने विचार कर उम्मीदवार की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस के आगे मुश्किलें खड़ी हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात के आदिवासियों के साथ देश के कई हिस्सों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में भले ही अभी चुनाव में वक्त हो और सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन गुजरात में चुनाव जल्द हैं। लिहाजा द्रौपदी की दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है। मुर्मू को अगर समर्थन मिलता है तो वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से देश की ही नहीं, दुनिया की पहली और बतौर महिला दूसरी राष्ट्रपति बन जाएंगी। वहीं भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम के ऐलान के बाद उनको बधाई दी जा रही है, जिसको लेकर द्रौपदी मुर्मू को देश भर से बधाइयां भी मिल रही है। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी द्रौपदी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित होने पर बधाई दी। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से ये पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि महिलाएं जो है वहां तक भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए पहुंच सकती हैं। ऐसे सुनहरे अवसर मैं समझती हूँ कहीं उपलब्ध है, किसी महिला का उचित सम्मान कहीं पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए
पूरी संसदीय बोर्ड को इस निर्णय के लिए हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा किसी को भी लाभ या हानि के लिए पद नहीं देती, क्योंकि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ऐसे में आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के लिए चयन करना सभी के लिए गर्व की बात है। देखिए, लाभ हानि ये भाजपा नहीं देखती है। अपना पार्टी, अपना सरकार एक ही है कि ये देश, ये राष्ट्र हमारा है और वह हमारे लिए प्रथम है। और उसका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति एक महिला, और वो भी आपका ट्रैवल उससे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और यह हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया, जो कि स्वागत योग्य है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की संयुक्त गठबंधन की सरकार पर जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस भी महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी को राज्य में सरकार गिराने की जो महारत है वो हासिल हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सूत्रधार महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिर से एक बार लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास में है, पर मुझे लगता है इस बार इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, कुरीतियां हैं, उनको सब समझती है। और आज आप जो शिंदे को, एकनाथ शिंदे को मोहरा बना करके जो महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। सुबह संजय राउत जी का बयान आया है कि उनकी शिंदे जी से बात हुई है और वो अब सारे विधायकों को साथ लेकर के महाराष्ट्र वापस। आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे रामविलास को राहत तो नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस ऑफिस में आज रामविलास यादव ने अपने दस्तावेज सौंपने के साथ ही बयान भी दर्ज कराए हैं। रामविलास यादव के बचाव में उनके वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने विजिलेंस से भी उसका पक्ष मांगा है। को जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने जो है उनको आदेश पारित किया है कि उनको जो है उत्तराखंड या विजिलेंस में अपना बयान दर्ज करने हेतु और संबंधित दस्तावेज जो है उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो उसी के अनुपालन में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब आपको सरकारी राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिस तरह आप कहीं भी एटीएम से जाकर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से राशन भी एटीएम से अब निकाला जा सकेगा। देहरादून में पहला फूड ग्रेन एटीएम जो है वो खुल चुका है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बदलते वक्त के साथ सरकार आपके लिए कुछ आरामदायक योजनाएं भी ला रही है और इन्हीं योजनाओं में एक है विश्व खाद्य योजना के पायलट प्रोजेक्ट, जिसके तहत अब सरकारी राशन के लिए एटीएम लगाए जा रहे हैं। सरकारी राशन की दुकान से मिलने वाले राशन के लिए अब पात्र लोगों को दुकानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उड़ीसा और हरियाणा के बाद उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना का इस्तेमाल करने वाला तीसरा राज्य होगा और देहरादून के धर्मपुर में पहला फूड ग्रेन एटीएम लग चुका है। इस पर एटीएम मशीन की तरह ही स्क्रीन है। राशन कार्ड धारक यहां पर आकर एटीएम मशीन की तरह ही गेहूं, चावल और दाल निकाल सकते हैं। जिस तरह आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसी तरह अब आने वाले दिनों में एटीएम से आप चावल और गेहूं निकाल सकेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड का ये ऐसा तीसरा राज्य है जहां पे एटीएम ग्रेन मशीन लगने जा रही है, जिसमें गेहूं और चावल निकाले जाएंगे। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा में ऐसी मशीन लगाई गई है जो कि आज की डेट में सफल है। वहीं अब देहरादून की बात करें, देहरादून में ऐसी पहली मशीन लगी है। देहरादून के जो धर्मपुर क्षेत्र है उसमें जो राशन डीलर की दुकान है उसमें ये मशीन लगी है। आज हम इस मशीन के बारे में बताएंगे कि मशीन किस तरह काम करेगी, जो कार्ड धारक आएंगे वो किस तरह इस पर गेहूँ और चावल ले पाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन पे एक साइड में बायोमेट्रिक का एक निशान होगा। उस पर जो कार्ड धारक आएगा, कार्ड धारक सबसे पहले इस बायोमेट्रिक पे हाथ मारेगा और उस पर जो स्क्रीन पे उसका जो नोट आ जाएगा कि कितना उसे चावल या गेहूँ मिलने हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसको इस एटीएम मशीन के द्वारा इस जगह से
उसको गेहूँ और चावल मिल सकेंगे, और जितने उसको मिलते होंगे उस हिसाब से उसको गेहूँ और चावल मिल पाएंगे। वहीं हम इस मशीन के बारे में और बताना चाहेंगे, ये इस मशीन के बारे जब इन्होंने लगाई गई थी ये काफ़ी ऊंचाई पे थी, और जिसके लिए इन्होंने 2 फीट नीचाई करनी पड़ी जब जाके इस मशीन को सेट किया गया था। वहीं अगर हम बात करें इस मशीन में किस तरह गेहूँ आएंगे, चावल आएंगे, वो भी हम बताएंगे। इसके लिए इन्होंने मशीन के पीछे 2 बॉक्स बनाए गए हैं जो कि 50-50 किलो के हैं। एक में चावल है, एक में गेहूँ है, जिसमें 50 किलो चावल आएंगे और 50 किलो गेहूँ आएंगे। जब ये मशीन चलेगी, मशीन चलने के बाद ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके जब ये मशीन मोटर चलेगी, मशीन ऊपर जाने के बाद इस पे पलटा मारेगा, और पलटा मारने के बाद इसमें गेहूँ आ जाएंगे और उसमें चावल आ जाएंगे। इसी तरह कोई भी अगर कार्ड धारक आएगा, कार्ड धारक को सिर्फ खाली बायोमेट्रिक से अपना अंगूठा लगाना है, और जितने उसको खाद वितरण होना है उसी हिसाब से उसे गेहूँ और चावल मिल पाएंगे। अब आने वाले समय पे इसका मुहूर्त होना है। फिलहाल अभी मशीन ट्रायल के लिए लगाई गई है। एक देहरादून के सिर्फ आगे अभी एक ही राशन डीलर पर लगाई गई है, जिससे कि अभी शुरू नहीं हुई है। अभी इसके बाद अगर ये सफल होती है, प्रदेश में हर जगह इस तरह की मशीन लगाई जाएगी। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो हमारे सूबे के सीएम हैं इसका उद्घाटन करेंगे, पर लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि ये मशीन कितनी सफल रहती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद अब आने वाले दिनों में यानी कि 4-5 दिनों में मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है। मौसम निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक आगामी 25 जून तक मौसम सूखा रहेगा और उसके बाद 26 जून को कुमाऊं क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। 27 जून से प्रदेश में सभी जनपदों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके आगे भी आप देखेंगे जो अगले 3-4 दिन है उसमें भी कोई वेदर एक्टिविटी है नहीं, छुटपुट अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के अगर देखें। और जो मौसम है करीब ड्राई रहने वाला 25 तारीख तक जो है, लेकिन जब 26 तारीख को जून में आप जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी जो है जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे वो शुरू हो जाएगी। तो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की एक्टिविटी जो है आप ये कह सकते हैं कि 26 तारीख से शुरुआत होगी, और 27-28 में जब आप जाएंगे तो ये जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में जो है वो हो जाएगी। नैनीताल जिला प्रशासन पर्यटकों की सहूलियत के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने जा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के बीच शासन नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर के साथ ही रामगढ़ के हेलीपैड के लिए जगह तलाश रहा है। कई इलाकों में जगह मिल गई है, इस लिहाज से नए हेलीपैड बनाए जाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। तो आज लगभग 3 बजे फिर समीक्षा भी है हमें इसी विषय पे। तो नैनीताल में आपका, भीमताल में, लौकचाताल में और मुक्तेश्वर और रामगढ़ ऐसे स्थानों पर हम लोग ज़मीनों की खोज कर रहे हैं, और मुक्तेश्वर वगैरह में हम लोग को मिल चुका है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो और विद इन अ वीक इसका प्रपोजल हम लोग शासन को। लोहाघाट के डूंगरी फड़त्याल गांव के ग्रामीण इन दिनों पानी की किल्लत से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जल संस्थान से शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बात की गई है, जो भी समस्या है उसका जल्द निस्तारण किया जाएगा। हर दिन 5 फोन मेरे द्वारा किए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेरे ग्रामवासी सभी पढ़े लिखे युवा साथी हैं, वो अपने पर्सनल तरीके से भी उनको फोन कर चुके हैं। यहाँ पे भी अभी हमने बुलाया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आज जिलाधिकारी महोदय के सामने उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उनको कितनी बार अवगत करा चुके हैं कि हमारे यहाँ पानी की अनियमितता, जो कार्य में अनियमितता हो रही है, उसकी जाँच होनी चाहिए। संस्थान के एई और जल संस्थान के जो जेई हैं, इनसे भी वार्ता हुई है कि पानी जो है ग्रामीणों को प्रॉपर तरीके से मिले, लेकिन ये बताया गया है कि पानी तो है बट उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किन्हीं को एक या एक से अधिक कनेक्शन मिले हुए, कहीं पर पानी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए मेरे द्वारा बीडीओ, तहसीलदार और जल निगम के अधिकारियों की एक कमेटी, संयुक्त कमेटी बना दी है, जो 15 दिन के अंदर जांच करेगी। अगर कोई अवैध कनेक्शन पाया जाएगा तो उसको हटाया जाएगा, और अगर जो भी अनियमितता है उसको दूर किया जाएगा।
लोहाघाट से बापरू को जाने वाली टैक्सी चालकों और मालिकों ने लोहाघाट के बापरू के किराए को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने की जो है वो मांग की है। इसको लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। टैक्सी संचालकों ने कहा है कि 3 साल के बाद किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि डीजल इंश्योरेंस और वाहन पार्ट्स जो हैं वो उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण उन्हें मजबूरी में 10 रुपए किराया बढ़ाना पड़ रहा है। जो कि इंश्योरेंस हमारा 14,000 रुपये में होता था, 14-15 हज़ार में, आज 30,000 पहुँच गया है वो। और टैक्स भी जो है साल का हम 20,000 रुपये रोड टैक्स देते हैं। तो ये सब मिला के टोटल जो है 17,000 रुपये हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो खर्चे में बढ़ोतरी होने के कारण जो है ये 10 मात्र जो है हमने 10 ही रुपये बढ़ाया है। तो इसमें कुछ लोगों का विरोध था कि किराया जो है डबल कर दिया है, ऐसा नहीं है। आज हम जो है ये एसडीएम साहिबा से मिले यहाँ, हमने उनको भी ज्ञापन दिया है। हमने मात्र जो है 10 ही रुपये किराया बढ़ाया है। इसी के उपलक्ष्य में आज दूसरे पक्ष के द्वारा एक अपनी मांग जायज होने के संबंध में एक ज्ञापन, एक लिखित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व उस जगह का किराया 30 रुपये था। इस समय में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अन्य इंश्योरेंस वगैरह में और महंगाई में वृद्धि हो गई है, तो उनके द्वारा 30 रुपये का मात्र 40 रुपये करा गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच जो है एआरटीओ को सौंप दी गई है और उनके द्वारा तय किया जाएगा कि विभागीय नियमों के अनुसार कितना किराया होना है। उधर सितारगंज में जिला आपूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण 100% बायोमेट्रिक से नहीं किए जाने पर 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के चालान काटे और साथ ही जुर्माना वसूलने के साथ आगे से बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है, उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये। इसी क्रम में सितारगंज में भी 5 डीलर जिनका लक्ष्य के सापेक्ष कम रहा प्रदर्शन, उन पे चालान किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, सत्य की निरंतर खोज करना ही विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लिए कई बड़े फैसले। सहकारिता विभाग में अटैचमेंट पाने वाले कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। मंत्री धन सिंह रावत ने निरस्त किए सभी अटैचमेंट, मूल तैनाती पर जाएंगे सभी कर्मी। दायित्वधारियों के लिए जल्द खुलेगा धामी सरकार का पिटारा। इंतजार में टकटकी लगाए बैठे कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता। और सरकारी राशन के लिए अब नहीं दुकानों के काटने पड़ेंगे चक्कर। देहरादून में खुला पहला फूड ग्रेन एटीएम, पात्र लोग आसानी से निकाल सकेंगे अपने हिस्से का राशन।